नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं XMT न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर जो पूरे भारतवर्ष में कुछ समय से एक आग की तरह फैलता चला जा रहा है। वो मुद्दा है UGC का। जी हाँ, UGC का नियम जो अभी कुछ दिनों पहले ही जनवरी में UGC ने लागू किया। अलग अलग कॉलेज में इक्विटी सेल बनाए जाने की बात की गई और उसका उद्देश्य था कि जो बड़े और ग्रेजुएशन के शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर छात्रों में समानता का व्यवहार और सामंजस्य बना रहे। लेकिन जैसे ही UGC का ये नियम कॉलेज के सामने आया और छात्रों के सामने आया, उसी समय कुछ एक चुनिंदा लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसके विरोध में संगठन भी उतरे और छात्र भी, जिसका सहयोग करता हुआ दिखा प्रशासन और पुलिस विभाग भी। वहीं कुछ समय के बाद जब ये प्रदर्शन चलता रहा, प्रोटेस्ट होता रहा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने UGC के इस नियम पर स्टे लगा दी। और इस नियम पर स्टे लगने के बाद जब SC, ST, OBC के छात्रों ने और संगठनों ने इसका विरोध किया, UGC के समर्थन में उतरे, तो वहीं प्रशासन का दोहरा चेहरा सामने देखने को मिला। हम आपको कुछ वीडियोस भी दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से पानी के कैन उन पर छोड़े जा रहे हैं, किस तरह से उन पर लाठियां चार्ज की जा रही हैं। इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि जो पहले विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो छात्र थे, और अब जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई आतंकवादी हैं। इसी बहुमूल्य विषय पर आज हम चर्चा करेंगे दिनेश कुमार गौतम जी से, जो कि बहुजन समाज परिषद के अध्यक्ष, एक समाज सुधारक और बहुजन समाज के हितों के लिए निरंतर कार्यरत हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका XMT न्यूज़ में। जैसे कि हमने अभी बताया, UGC एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जिस पर सवर्ण समाज के छात्रों ने और कुछ संगठनों ने अपना विरोध दर्ज कराया। उनके विरोध दर्ज कराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जो नियम था UGC का, उस पर स्टे लगा दिया और अभी वो स्टे की सुनवाई होनी है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा वो तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमारी बात है वो ये है कि जो प्रशासन और पुलिस का जो व्यवहार है छात्रों के प्रति, वो कैसा है और UGC को लागू करने का क्या उद्देश्य था, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, पूरे भारत में चाहे रोहित वेमुला कांड रहा हो, चाहे पायल तड़वी का रहा हो, दर्शन सोलंकी का रहा हो, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हर जबान पर हैं। लेकिन लाखों ऐसे छात्र हैं जिनके साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है, जातिगत भेदभाव, चाहे फिजिकली हुआ हो, चाहे वो वैचारिक रूप से हुआ हो, चाहे मानसिक रूप से रहा हो, या वहाँ प्रैक्टिकल में नंबर कम देने का मामला हो, कॉपी जांचने के मामले हों। तो एट्रोसिटी है हमारे देश में, वो कई प्रकार की है। एक तो फिजिकली एट्रोसिटी है, वैचारिक है, साहित्यिक है। तो कई प्रकार की जो एट्रोसिटी हमारे देश में खास करके OBC, SC, ST, रिलीजियस माइनॉरिटी के छात्रों को जातिगत आधार पर झेलनी पड़ती है। अब एक तरफ तो वो लोग हैं जो भेदभाव झेल रहे हैं, जातिगत उत्पीड़न के शिकार हैं, दूसरे वो लोग हैं जो उत्पीड़न करते हैं। अब उत्पीड़न करने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि साहब दुरुपयोग होता है। जब उत्पीड़न सहने वाले लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती। लाखों छात्र ऐसे हैं जो या तो सुसाइड कर गए हैं, या उनको किसी तरह जब कोई बड़ी घटना होती है उसको दबाना होता है, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको हत्या कर दी गई है। तो पूरे देश में लाखों जब छात्र मर गए हैं, उनकी हत्याएं हो गई हैं या आत्महत्या के लिए विवश किया गया है, तो ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मैटर बन गया है।
और तमाम छात्रों की इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उनमें माननीय न्यायालय तक भी कई पक्ष जो गए हैं, पीड़ित पक्ष गए हैं। रोहित वेमुला की माँ गई है, तड़वी की भी माँ गई है, और भी लोग पक्ष गए हैं। तो मजबूर हो करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि इन पर कोई न कोई अंकुश लगना चाहिए। और इस संदर्भ में यूजीसी एक संस्था है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके थ्रू तमाम बच्चों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। वो पीएचडी करते हैं या और भी हायर एजुकेशन में जो जाते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि यूजीसी जो है उसके अंडर में बहुत नाकाफ़ी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, नाकाफ़ी हैं। इसके बाहर भी, यूजीसी के बाहर भी बहुत सारे विश्वविद्यालय कॉलेज हैं जहाँ पर भी एट्रोसिटी होती है। उसका तो अभी नंबर ही नहीं आया। जहाँ थोड़ा सा नंबर आया और वहाँ पर जो है माननीय न्यायालय ने एक तरफ तो ऑर्डर किया, तो यूजीसी के लोगों ने एक डायरेक्शन दे दिया। एक डायरेक्शन मात्र है, अभी वो कानून नहीं बना है। अब वहाँ पर जैसे ही डायरेक्शन आया, और एक मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ कि हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, उसने ये स्टंट लिया है हमारे लोगों को भावनात्मक रूप से कि भाई सरकार कुछ करना चाहती है, यूजीसी बिल ला रही है या यूजीसी का डायरेक्शन करा रही है। और अब सरकार तो चाहती है, जातिगत वाले लोग नहीं चाहते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार है वो हमारे देश में चातुर्वर्णीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो विशेषाधिकार जिनको प्राप्त है सदियों से, एक प्रथम वर्ण के लोग, उन प्रथम वर्ण के लोग जिनके लिए विशेषाधिकार उन्हें सरकार की तरफ से भी और हर स्तर पर प्राप्त है, वो ये चाहते हैं एक तो विशेषाधिकार बना रहे। सरकार भी विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग हैं उनके लिए हर तरीके से ढाल की तरह खड़ी है। अभी आपने कहा कि ऐसे छात्र जो यूजीसी के समर्थन में और उस पर तर्क कर रहे हैं, सरकार के सामने भी सवाल कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सवाल कर रहे हैं। तो जो इस प्रकार के जो छात्र हैं उन पर तो लठ बरसा रही है सरकार, पुलिस भी लठ बरसा रही है। एक वो लोग हैं, छात्र भी हैं और नहीं भी छात्र हैं, मवाली टाइप के लोग हैं, गुंडे माफिया टाइप के लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं। वो जब आते हैं मैदान में तो पुलिस उनके लिए रास्ता साफ करती है, उनके लिए हर तरीके से सेफ साइड करती है। वो कितना भी बुरा बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अब वो कह रहे हैं कि ओबीसी हैं, हमें नहीं मानते कि माननीय प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, लेकिन उन्होंने पेपर में अपने आप को ओबीसी घोषित कराया। तो अब मान लीजिए ओबीसी भी हैं, तो जब तक वो प्रधानमंत्री जी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, हाँ में हाँ तो आज भी मिला रहे हैं, आज उनके खिलाफ नहीं है। हम देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रही है, देश भी देख रहा कि अब प्रधानमंत्री जी की जाति उनकी जो भी है, लेकिन अब उनको ऐसी जाति के नाम पर उन्हें कलंकित करके, उनको जातिगत गालियां दे करके, एक देश के प्रधानमंत्री को भी जातिगत आधार पर गाली दे करके अपमानित होना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी चुप है, देश की सरकार चुप है, पूरा सिस्टम चुप है, शासन प्रशासन लाइन ऑर्डर चुप है। लेकिन दूसरी तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं, यूजीसी बिल का सम्मान कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी वो कोई अपमान नहीं कर रहे हैं, उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं। तो जो हर स्तर पर हमारे देश में जो भेदभाव है, उन भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, भेदभाव में अंकुश लगाने के लिए यूजीसी डायरेक्शन हुआ है। लेकिन यूजीसी के नाम पर बड़े पैमाने पर अब पूरे देश में खेल चल रहा है कि एक सामंतवादी माहौल बना करके पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है और सरकार उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन सर, आप जाति की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से संगठन और हिंदूवादी नेता कहें या फिर उच्च पदों पर बैठे हुए नेता कहें संस्थानों के, उनके हिसाब से तो भारत में कोई जातिवाद है ही नहीं, कोई असमानता नहीं है, सभी हिंदू हैं। इसी के बेस पर हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील भी की जा रही थी, ये नारा भी आया कि बटोगे तो कटोगे। तो फिर यहाँ पर विभाजन की बात कैसे आ रही है? देखिए, कहने के लिए जब अपने आप को पाक साफ बताना हो
कि साहब जातिवाद नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, साथ में बैठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेदभाव ख़त्म हो गया है। लेकिन ये भेदभाव ख़त्म हो गया है तो लाखों छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये तमाम जो घटनाएं रोज़ाना सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी कोई ओबीसी की जाति नहीं है, ऐसी कोई शेड्यूल कास्ट की जाति नहीं है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ धर्म के और मजहब के नाम पर भेदभाव होता है तो ओबीसी और SC ST के साथ जातिगत भेदभाव होता है। पूरे देश में इस समय इतना इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए, ये एक तो एट्रोसिटी इमरजेंसी आ गई है। लोग कह रहे हैं, मैं कहने वालों का कौन मुंह पकड़ सकता है, लेकिन हमारे देश में एट्रोसिटी इमरजेंसी है इस समय। और जब से बीजेपी की 11 वर्ष की ये सरकार आई है और अन्य राज्यों में जो सरकारें चल रही हैं, तब से बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव और बढ़ गया है। एट्रोसिटी की घटनाएं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ गई हैं। मैं नहीं मानता कि देश में भेदभाव नहीं है, ये सब ड्रामा है, नौटंकी है। और जो लोग जिनको विशेषाधिकार है, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो लोग खुद ये करा रहे हैं, करते भी हैं। और वो वाला हिसाब है कि 100 चूहे खा, ये कहावत कहते थे, बड़े से बड़े अपराध कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है। भाई दामन पर दाग आएगा कहाँ से? सदियों से जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो तुम्हारा संरक्षण करते चले आए हैं। जब भी जो भी सत्ता में लोग रहते हैं, जब भी विशेषाधिकार वाले लोग हैं, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं तो वो उन्हीं के खिलाफ मुखर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मुगलों के समय पर कोई ब्राह्मण कभी मुखर नहीं हुआ। आज जो मुगलों की बुराई कर रहे हैं, मुगल शासन में जो विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था में जो प्रथम वर्ण है, उसने कभी उनका विरोध नहीं किया। जजिया कर भी लगा तो ब्राह्मणों पर नहीं लगा, है ना। तो अब आज भी तो या पहले हो, जैसे ही हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया या अपना पक्ष रखा, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन जब था तब वो लोग इनकी हामे हामे लाते रहे, इनको हर तरीके से संरक्षित करते रहे, इनके हक अधिकारों की किसी प्रकार की अनदेखी नहीं की और हर तरीके से गलत होते हुए भी उनको बचाते रहे। तब तक वो अंग्रेजों के, ब्रिटिश हुकूमत के भी खिलाफ नहीं गए। जैसे ही उन्होंने इनके अपराध पर सजा देना शुरू कर दी, बलात्कार, हत्याओं और मतलब बड़े ऐसे असहनीय पीड़ा देने पर जब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होने लगी तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजी भाषा का इन्होंने दुरुपयोग किया। इंटरनेशनल क्षेत्र में जब हम जाते हैं, पूरे दुनिया में जब जाते हैं, अगर हमारे पास अंग्रेजी भाषा नहीं है तो हम तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हर तरीके से खाली हाथ खड़े नजर आते हैं। न तो उनकी भाषा समझ में आती है, न अपनी बोल पाते हैं। अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे देश में ही ऐसे तमाम आंदोलन चलवा दिए गए कि अंग्रेजी के खिलाफ। क्यों? कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो हमारा बंदा जब सीखता था तो वो पूरे देश की और हमारे भारत की भी हर स्थिति को समझता था, फिर वो तर्क करता था। हमारे यहाँ भारत में तर्क नाम की कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं है, तर्क नाम की कोई चीज़ स्वीकार नहीं है, तर्क नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं मानवतावादी विचारधारा के, तथागत बुद्ध, कबीर, फूले, साहू, गुरु रविदास, नामदेव, गुरु नानक, तमाम जो महापुरुष हमारे हुए हैं, ये हमेशा तर्क पर आधारित इनकी विचारधारा रही है। इन्होंने हमेशा तर्क का मतलब जो है समर्थन किया है, तर्क के लिए मतलब जनता को प्रेरित किया। लेकिन जो एट्रोसिटी वाले लोग, एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं, जातिगत आधार पर भेदभाव करने वाले लोग हैं, जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है, वो तर्क पसंद नहीं करते। हमारे जैसे फूले साहब हैं, जब वो पढ़ने के लिए गए तो उन पर इतना दबाव बनाया गया, उनके पिताजी पर दबाव बनाया गया, जहाँ तक कि उनके एक क्लर्क नौकरी करता था एक ब्राह्मण जो है, वो उसने भी उनके पिताजी को काफ़ी डराया, धमकाया, समझाया कि वो इस तरीके से ऐसा करेंगे तो ये तो पढ़ लिख करके ये व्यवस्था मतलब धर्म के खिलाफ जो बोलेगा तो ये लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, आप लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, ऐसा कर पाएंगे, वैसा कर पाएंगे। लेकिन महात्मा फूले के पिताजी किसी तरह थोड़ी बहुत डरे भी, लेकिन महात्मा फूले नहीं डरे। महात्मा फूले को पढ़ाने के समय पे उनके पिताजी गोविंदराव
फुले नहीं डरे, लेकिन जब महात्मा फुले साहब ने जब पढ़ाना लिखाना शुरू किया तो वो डर गए। महात्मा फुले के जीवित रहते हुए महात्मा फुले के परिवार का जो सामाजिक बहिष्कार हुआ वो वापस नहीं हुआ। उनके मरने के बाद जब इस पर चर्चा हुई उनकी मृत्यु के बाद कि भाई महात्मा फुले तो रहे भी नहीं, और उनके परिवार का जिन कारणों से बहिष्कार हुआ था, सामाजिक बहिष्कार हुआ, और वो तो कारण जो है बिल्कुल गलत थे। तब बताते हैं कि उनके काफ़ी समय बाद फिर एक पंचायत हुई, समाज की मीटिंग हुई, और उसमें समाज के लोगों ने उनके परिवार से माफ़ी मांगी जो भी है, और उनका सामाजिक बहिष्कार खत्म हुआ। वो पूरा जीवन महात्मा फुले का पूरा जीवन, उनका संघर्ष सामाजिक बहिष्कार में कट गया। चलिए सर, ये तो बात रही इतिहास की, लेकिन अभी क्योंकि मैंने आज महात्मा फुले की बात इसलिए की कि आज महात्मा फुले साहब की 199वीं जयंती है ओरिजिनल। अब वैसे तो तमाम लोगों ने अर्जी फर्जी तरीके से उनकी जयंती, क्योंकि काशीराम साहब जब तक जिंदा रहे 20 फरवरी को महात्मा फुले की जयंती मनाते थे, आज 20 फरवरी है और 199वीं जयंती है, इसलिए मैं आपको मेरा भूल गया। तो पूरे देशवासियों को और आपको खास करके महात्मा फुले की जयंती की बधाई भी देता हूँ। सर आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ समय पहले आपने भी शिक्षा को लेकर के आवाज़ उठाई थी, और फिर आपने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में कि सारे देश में समानता होनी चाहिए, शिक्षा की जो समानता है वो सभी जगह पर लागू होनी चाहिए, आवासीय शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, सभी कॉलेजेस में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल लेवल पे जो सिलेबस हैं वो एक जैसा होना चाहिए, जिससे कि जो आज अलग अलग स्कूलों के जो प्रोटोकॉल्स कहें या फिर एजेंडे कहें जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट या जो जनता है वो परेशान होती है, अभिभावक परेशान होते हैं, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स की वजह से परेशान होते हैं, उस पर भी आपने अपनी एक बात कही थी, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हम सबसे अलग हैं तो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात मैं पूरे देश के सामने ही रख सकता हूँ कि हम लोग ही हैं जो संपूर्ण भारत देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समान शिक्षा प्रणाली के आधार पर समस्त देशवासियों के बच्चों नौनिहालों के लिए फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था, बेहतर फ्री चिकित्सा, संपूर्ण भारत में नशा मुक्त भारत, सभी के लिए बगैर भेदभाव के लिए न्याय, सुरक्षा, रोजगार और सुरक्षित यातायात के साधनों की ये व्यवस्था देना ये सत्ता की सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो तमाम रेवड़ियाँ बांटती रहती है, कई प्रकार के चुनावों में फ्री की बहुत सारी घोषणाएं करती है। हमारे देश को अभी भी 5 किलो राशन फ्री सरकार दे रही है, जबकि इस 5 किलो राशन की किसी ने भी आज तक मांग नहीं की। बगैर मांगे 5 किलो राशन की व्यवस्था दे रही है सरकार। हम ये चाहते हैं कि भाई 5 किलो राशन की क्या ज़रूरत है। सैकड़ों ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने चला रखी है, राज्य सरकारों ने चला रखी है, जिनमें हमारा लाखों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जो है अनावश्यक बेकार जाता है। हम ये चाह रहे हैं उन सारी अनावश्यक जो योजना है उनको समाप्त करके उनका जो पैसा है सारे पैसे को शिक्षा पर लगाया जाए और सभी के लिए फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए दी जाए, बगैर किसी भेदभाव के। SC, OBC, SC, ST के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए हम ऐसी मांग करते हैं। जब ऐसा होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इस संपूर्ण भारत में सभी के लिए फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था, बेहतर फ्री चिकित्सा, नशा मुक्त भारत, न्याय, सुरक्षा, रोजगार, यातायात के साधनों की जो ज़रूरत है जनता के लिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 21 में जीवन का जो अधिकार है, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार जो हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए वो दिया है, तो हम तो सिर्फ आर्टिकल 21 की जो अवधारणा है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको पूरा करने की बात कर रहे हैं। सरकार चाहे तो उस पर काम करे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो पूरे देश में
किसी भी प्रकार के संवैधानिक सिस्टम को सभी के लिए लागू नहीं होने देना चाहते। वो तो चाहते हैं कि लोग कटोरा लिए खड़े रहें, भीख मांगते रहें, फ्री चावल मांगते रहें, फ्री दवाई मांगते रहें, लेकिन मिलेगी नहीं। हम ये कह रहे हैं फ्री चावल की क्या ज़रूरत है। संपूर्ण भारत में जो बच्चा 5 साल का हो, उसके बाद जब तक उसमें क्षमता हो, हायर एजुकेशन तक सभी के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। सबको जो है उनको शिक्षा दी जाए, शैक्षिक माहौल दिया जाए। हमारे देश में शैक्षिक माहौल नहीं है। मैं कह रहा हूँ देश के प्रत्येक लीडर और बड़े उद्योगपति, उनके बच्चे विदेशों में जाते हैं पढ़ने। हमारे देश में शैक्षिक माहौल होता तो विदेशों में बच्चे पढ़ने क्यों जाते? ये विदेशों में बच्चे क्यों भेज रहे हैं ये लोग? हमारे खुद के अपने देश में शैक्षिक माहौल क्यों नहीं बना रहे हैं? और लाखों करोड़ रुपया ये योजनाओं के नाम पर महिला सशक्तिकरण हो, एससी के लाभ का हो, उनको सम्मान देना हो, या जो भी कुछ नौटंकी, किसी भी प्रकार की जो ड्रामेबाजी चल रही है, इस ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये साफ साफ कह रहे हैं और इसी के लिए आपसे हमारी कई मरतबा इस मामलों में बातचीत हुई है कि संपूर्ण भारत में हम नशा मुक्ति चाहते हैं। सभी के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समान शिक्षा प्रणाली के आधार पर फ्री आवासीय शिक्षा चाहते हैं और न्याय, सुरक्षा, रोजगार, यातायात के साधन, सुरक्षित यातायात के साधनों की ज़रूरत है। इसी को लेकर के हमने अभी 22 जून को एक आगरा में एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। तो उसमें बड़ी सभा में हम लोगों ने ये मतलब अपनी सभा करी थी, सभा का आयोजन किया था और उसमें हम एक ज्ञापन हमने दिया था 26 मई को। तो 26 मई को जो ज्ञापन दिया था हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो दिया ही था, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय, ये जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन हमने दिया था 26 मई को। और इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तो हम राज्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया हमने, लेकिन राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी हमने दिया ये 26 मई को। और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से ये चिट्ठी जारी हुई, ये मेल आया मेरे पास। तो ये चिट्ठी जब जारी हुई, वो चिट्ठी हुई डायरेक्टर एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। क्या उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर एजुकेशन को ये पावर है कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर पाएंगे? ये भारत सरकार की जिम्मेदारी। सरकार ये क्या कर रही है? उल्लू बना रही है, बेवकूफ़ समझ रही है। हम लोग जो जनता के हित में बात कर रहे हैं, हमको भी उल्लू समझ रही है, देश की जनता को भी उल्लू समझ रही है। जब उन्होंने हमको ये दिया, ये कब दिया? जब हम 22 तारीख को ये वाला जो सभा करने वाले थे, तो इन्होंने 20 तारीख को ये हमको ये भेजा। तो हमने इसका प्रिंट निकाला, बोले फिर पढ़े, फिर हमने जो ज्ञापन 22 तारीख को जो धरना करने वाले थे, तो उसके लिए हमने ये इस प्रकार का ये स्टिकर बनाया, पब्लिक में चिपकाया, बांटा भी, हैंडबिल बनाए। और इस सभा को इन्होंने रात के 12 बजे दबाव दे करके, अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से जब सभा कर रहे थे, पब्लिक की मीटिंग कर रहे थे, पब्लिक की मीटिंग में सरकार को पुनः ज्ञापन दे रहे थे। कोई रोड जाम नहीं था, हमारे खुद की ज़मीन, हमारे खुद के पार्क में, हमारी खुद के लोगों के बीच में एक शांतिपूर्व तरीके से, संवैधानिक तरीके से आर्टिकल 19 के अनुपालन में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे थे। ये भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जबरन इस आंदोलन को, इस मतलब आंदोलन नहीं था, एक सभा थी, इसको ख़त्म कराया। तब हम लोगों ने इमरजेंसी में मीटिंग बुला करके दूसरे दिन 23 तारीख को दोबारा से हमने जो है ये ज्ञापन दिया। ये हमने 22 जून को जो ज्ञापन देना था हमने, फिर वो 23 जून को आगरा के सैकड़ों साथी कलेक्ट्रेट गए, जिलाधिकारी के माध्यम से ये हमने ज्ञापन दिया। शायद आप भी उसमें रहे थे, आपने भी हमारा मुद्दा जनता का उठाया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार वास्तव में देश की जनता के लिए बगैर किसी भेदभाव के अगर कुछ करना चाहती है, तो जो बात हम कह रहे हैं और जो हम लिख के दे रहे हैं उस पर काम करें। हम सरकार का साथ देंगे। संपूर्ण भारत में
नशा मुक्ति का आदेश होना चाहिए। जब गुजरात में लंबे समय से नशा मुक्ति की राजज्ञा चल रही है, बिहार में भी है, और वहाँ बड़े पैमाने पर नशे की सप्लाई हो रही है, तमाम लोग अनैतिक नशे के शिकार होकर के मारे जा रहे हैं, तो सरकार, पहली बात तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि सरकार में जो बैठे लोग हैं उनके अंदर उनकी नीयत जनता के लिए निष्पक्ष नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों की, सरकार के सरकारी सिस्टम की जो नीयत है वो निष्पक्ष नहीं है। जब सरकार में बैठे हुए लोगों की नीयत निष्पक्ष नहीं है तो वो शिक्षा निष्पक्ष कभी नहीं देंगे, ये मैं बता देता हूँ। यूजीसी पर भी उन्होंने ये ड्रामा, लोग कह रहे हैं कि धारणा है उन लोगों की, लेकिन मेरी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार के इशारे पर ही ये ड्रामा हो रहा है, सरकार के इशारे पर ही यूजीसी का विरोध हुआ है और सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व है। अन्यथा जो यूजीसी के विरोध के नाम पर फूहड़पन फैला रहे हैं उनके लिए सरकारी सिस्टम जो है पलक फावड़े बिछा रहा है, और जो सरकारी यूजीसी की डायरेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, मात्र समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार का भी समर्थन हो गया ना भाई। यूजीसी के डायरेक्शन का जो समर्थन कर रहे हैं वो इनका मतलब सरकार के समर्थक है, और सरकार अपने समर्थकों पर लाठियां बरसा रही है, उन पर पानी की तेज धार करके उनको प्रताड़ित कर रही है। तो इस टाइप की जो मेरे हिसाब से ये सरकार, इस यूजीसी को भी सरकार ने एक टूल के रूप में, एक नौटंकी के रूप में, ड्रामेबाजी के रूप में आगे किया है, और इसी के मामले में बहुत सारे ऐसे और भी नेशनल इंटरनेशनल मैटर हैं जिन पर सरकार जो है देश की, प्रदेश, दुनिया की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सरकार में बैठे लोग और सरकारी सिस्टम हमारे देश के लोगों के लिए निष्पक्ष नहीं है, ये ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ अपने विचार रखे दिनेश कुमार गौतम जी ने। यूजीसी जो एक नियम लेकर आया उस पर हमने चर्चा की। यूजीसी का उद्देश्य क्या था? यूजीसी जो नियम लाया गया वो सही मायने में शिक्षा में सुधार के लिए था या फिर कोई पॉलिटिकल स्टंट? नहीं, सुधार के लिए तो सरकार में बैठे लोगों की नियत ही नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये ड्रामेबाजी है, और ड्रामेबाजी में हमारे देश की जनता को ये लोग उलझाए रखना चाहते हैं, जिससे जनता, वास्तविक जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे हमारे ये मुद्दे हैं भाई, सभी के लिए समान शिक्षा प्रणाली के आधार पर, बाबा साहब इस देश में समान शिक्षा प्रणाली चाहते थे, है ना, लेकिन कभी इस पर इनका ध्यान नहीं गया, और इसीलिए आर्टिकल 21 में बाबा साहब ने ये सारी व्यवस्थाएं जो है एक ही आर्टिकल में कर दी। तो अब ये आज तक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर कभी सरकार का दिमाग या ध्यान या उनका कोई भी प्रयास नहीं रहा कि देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। मैं कह रहा हूँ आज भी लाखों ऐसे कॉलेज हैं जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी धन खर्च हुआ है और वो बंद पड़े हैं प्राइवेट कॉलेज के नाम पर। अब वो सरकार अगर चाहे तो उन सारे कॉलेजों को रेंट पर ले ले और वहाँ उन कॉलेजों को आवासीय शिक्षा के रूप में इस्तेमाल कर दे। मैं कह रहा हूँ 75% प्राइवेट कॉलेज इस समय बंद पड़े हैं पूरे देश में, और लाखों सरकारी विद्यालय प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक भी बंद पड़े हैं। बहुत ही बिल्डिंगें जर्जर हो गई तो वो वैसे ख़त्म है, और जो बिल्डिंग सही भी थी वहाँ के कॉलेज और शिक्षण सारा सिस्टम उन्होंने बंद कर रखा है। तो ये खुद अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने भेज रहे हैं, और हमारे देश के जो नागरिक हैं जिनके बच्चे धन अभाव में, संसाधन के अभाव में, वो प्राइवेट स्कूलों में तो जाने लायक नहीं है, और सरकारी शिक्षण संस्थान इन्होंने तबाह कर दिए हैं, तो वो वैसे, और विदेश में जाने की तो उनकी औकात ही नहीं है। तो ये हमारे देश का जो सरकारी शिक्षा का जो तंत्र है उसको सरकार खुद डैमेज कर रही है। इसलिए हम आज आपके माध्यम से देश की जनता को ये मैसेज भी देना चाहते हैं, सरकार से संवैधानिक जो अधिकार हमें मिले हैं वो भीख मांगने से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। उसके लिए हमें संवैधानिक हक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक जो हमें जो अधिकार मिला है संविधान में, उसके तहत हमें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। और ये काम मैं तो ये कह रहा हूँ इस पूरे भारत में एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में नहीं है जो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात कह रही हो,
समाज शिक्षा प्रणाली की बात कर रही हो, फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही हो, बेहतर फ्री चिकित्सा की बात कर रही हो, नशा मुक्त भारत की बात कर रही हो, सबके लिए बगैर भेदभाव के न्याय सुरक्षा की बात कर रही हो, रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की बात कर रही हो, सुरक्षित यातायात की साधनों की व्यवस्था व्यवस्थित करने की कोई नहीं कर रहा। सब, मैं तो कह रहा हूँ जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितने भी संगठन हैं, या तो उनका दिमाग डाइवर्ट किया हुआ है या वो खुद अपने को डाइवर्ट रखना चाहते हैं, सरकारी इशारों पर नाचना चाहते हैं। और सरकार जिनको विशेष जातिगत आधार पर, वर्ण के आधार पर जिनको विशेष महत्व दिया हुआ है, उनके इशारे पर सरकार भी और देश के अंदर नेता भी सब उनके इशारे पर नाच रहे हैं, उन्हीं की कदम ताल पर ये थिरक रहे हैं। मैं एक मुद्दे पर आपके सामने एक पक्ष रखना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, वो उन्होंने एक बात कही, ओबीसी के लोगों को कोट करते हुए कही, क्या तुम चमार बनोगे? मैं एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जब से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक 18 वर्ष, उनको लिए जो अधिकार सुरक्षित किए गए थे, जो पूना पैक्ट में ये तय हुआ था कि आपको, हम लोग जो है, जो पीड़ित हैं या सदियों से सताए हुए लोग हैं या जातिगत आधार पर भेदभाव के शिकार हैं, उनको हम लोग जो है विशेष महत्व के तहत उनको प्रतिनिधित्व देंगे, शिक्षा, रोजगार में और लोकतांत्रिक अधिकार के तहत उनको प्रतिनिधित्व देंगे। तो 18 वर्ष में वो प्रतिनिधित्व कभी पूरा नहीं हुआ, उनके अधिकारों को भी किसी ने हजम किया, डकारा, उनके अधिकारों के साथ लूटपाट हुई। 26 जनवरी 1950 से तो भारत का संविधान लागू है और 26 जनवरी 1950 से लेकर 76 वर्ष हो गए, आज तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 22.5% शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार में या पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व के रूप में, पॉलिटिकल तो जरूर मिल रहा है, लेकिन वहाँ भी वो शासन सत्ता के गुलाम चुन के पहुंचते हैं, वहाँ जनता के हित की लड़ाई लड़ने वाले लीडर नहीं पहुंचते, वहाँ डीलर पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रोजगार के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिनिधित्व, जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, वो आज तक लागू नहीं है, पूरा नहीं है। उनके अधिकारों को कोई छीन रहा है, कोई लूट रहा है, लूटपाट हो रही है। तो जिन्होंने लूटपाट की है, 18 वर्ष उधर और ये 76 वर्ष इधर, जिन्होंने लूटपाट की है वो तो आज तक चमार बने नहीं, वो आज तक चमार नहीं बने। अब पूरा देश जानता है वो कौन लोग हैं जो अधिकार लूट रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, अधिकारों की, संवैधानिक अधिकारों की लूटपाट जो कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो आज तक चमार नहीं बने। लेकिन ओबीसी के लोगों को बरगला रहे हैं कि आप तुम चमार बनोगे, प्रतिनिधित्व तो मांग रहे हो। अब एक बात और है, 1990 में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें मात्र मानी गई शिक्षा और रोजगार के मामले में, और 27% प्रतिनिधित्व उनके लिए मुकर्रर किया गया। आज तक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में 27% ओबीसी के लिए प्रतिनिधित्व अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बल्कि अभी कल मुझे रिपोर्ट मिली है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में 27% प्रतिनिधित्व के लिए स्टे कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 27% जो आरक्षण है केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में उनके लिए व्यवस्था की है, और वो भी उनको नहीं दे रहे हैं। ये जातिगत भेदभाव नहीं है। तो ओबीसी का हो, एससी एसटी का हो, जो हक अधिकार लूट रहे हैं, वो लूटने वाले लुटेरे लोग तो अभी तक चमार बने नहीं। लेकिन ओबीसी के लोग जब वो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश माता प्रसाद पांडे ये कहते हैं कि आप चमार बनोगे। मतलब ये क्या है? और इधर दूसरी जो गैर शेड्यूल कास्ट में जो ऐसी जातियां हैं जो जाट और चमार नहीं है, तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार तो ये छान खा रहे हैं।
जब वो अधिकार खा कहां से रहे, वो आज तक लागू ही नहीं है, पूरा ही नहीं किया गया। वो कौन लोग खा रहे हैं भाई? 22.5% ओबीसी और वो सॉरी एसटी और एससी का जो अधिकार है वो आज तक उन्हें मिला नहीं है। और माता प्रसाद पांडे जी ओबीसी के भाइयों को हमारे कहते हैं कि तुम चमार बनोगे। तो ये विधानसभा के अंदर संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष जिस भी पार्टी से हैं, मैं उन पार्टी के नेताओं को ये बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो ऐसा बोल रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, एक नीति रणनीति के तहत बोल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं जो लोग बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, उनकी वो आम भाषा है। वो ऐसे ही नहीं बोल के डेली प्रतिदिन वो ऐसा डेली सुबह से शाम तक ऐसा ही बोलते हैं। और ऐसे लोगों को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिनके अंदर जातिगत आधार पर शोषण और अत्याचार और लूटपाट करने की जो नियत बनी हुई है, ऐसे लोगों से हमारे देश को बचाने की जरूरत है। हमारा देश इस समय, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक एट्रोसिटी संक्रमण का शिकार है। तो हम मोहित जी, आपका बहुत बहुत आभार और आपके चैनल का कि आप लोगों ने मेरे जैसे व्यक्ति से बात की। और हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समाज शिक्षा प्रणाली के आधार पर फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था, फ्री बेहतर चिकित्सा, नशा मुक्त भारत, सभी के लिए न्याय, सुरक्षा, रोजगार के साधन और सुरक्षित यातायात के साधन सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार को करना चाहिए। सरकार नहीं करेगी तो हम इसे लड़ रहे हैं और ये हमारा अब राष्ट्रीय मुद्दा है। हम इस मुद्दे पर पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और देशवासियों को इस संबंध में जागरूक करेंगे और जनता के हित के लिए जो भी संवैधानिक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका है, उसके तहत हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को और आपके चैनल को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत। और आज महात्मा फुले साहब की जयंती है। महात्मा फुले साहब की 199वीं जयंती पर सभी देशवासियों को, समस्त बहुजन समाज को मेरी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार गौतम, जिन्होंने देश की शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे, यूजीसी के बारे में अपने विचार रखे और जो देश में जातिवाद या समानता या असमानता है उसके बारे में अपने विचार रखे। इन विषयों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।